बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है या टू डायमेंशनल मोशन हम किसको कहते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हमारे पास डायमेंशनल मोशन जो है टू डायमेंशनल मोशन के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन होता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डायमेंशनल मोशन एक सिंगल डायमेंशनल मोशन हो या हमारे वन डायमेंशनल मोशन हो और टू डिमेंशनल मोशन हो, तो इसका हमें कैसे पता लगता है कि कोई भी बॉडी वन डिमेंशनली मोशन कर रही है या टू डिमेंशनल मोशन कर रही है। तो बड़ी सिंपल से एग्जांपल है इसकी। सिंपल से एग्जांपल इस तरह देखें कि अगर आपके पास एक बॉडी है, देखें अगर एक बॉडी है वो इस तरह से मूव कर रही है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ, ये उसका आपके पास एक डायग्राम है। कोई बॉडी है उसकी 20 मीटर पर सेकंड के वाले से मूव कर रही है। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर अगर ओरिजिन बनाऊँ नॉर्मली, तो मैं इस तरह से ओरिजिन आपका रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और देखने में बज़ाहिर जो आपको नज़र आ रहा है उस हिसाब से तो आपको नज़र आ रहा है कि एक्स डायरेक्शन में इस तरह उसने कुछ ना कुछ किया है और वाई डायरेक्शन में भी ये क्या कर रहा है, डिपेंड है। ये आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास वाई एक्सिस माइनस एक्स एंड ऑल वाई। तो देखने में तो यूं लग रहा है कि ये एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है आपके पास और किस में भी कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो नॉर्मली देखने में ऐसा लगता है कि ये आपके पास जो बॉडी मूव कर रही है टू डिमेंशनली बॉडी है, टू डिमेंशन में डिपेंड कर रही है, यानी कि टू डिमेंशनली मूव कर रही है, मोशन कर रही है ये बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास ये वाला, ये आर्बिट्री होता है। आर्बिट्री का मतलब ये है कि हम इसको कहीं पर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक्स एक्सिस को यहीं पर लूँ, वाई को मैं यहीं पर लूँ। मैं इस तरह से भी इसको बना सकता हूँ, यहाँ पर एक्स ले सकता हूँ, माइनस एक्स ले सकता हूँ, वाई और माइनस वाई मैं यहाँ पर भी इसको जो है ले सकता हूँ, इस तरह से भी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस एक्सिस को जो है स्पेस के ऊपर बना रहे हैं। ये किसी भी एंगल बना सकते हैं हम इसको इस तरह से। अगर ये सपोज करें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया, मैं इसको इस तरह से भी रख सकता हूँ, इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, किसी भी एंगल में मैं इसको रख सकता हूँ। तो अगर मैं इसी मोशन को दोबारा देखूँ तो मेरे पास ये एक मोशन था ऐसे, ठीक है। ये जो मैंने लाइन है यहाँ पर ली है, ये ए, इसको आप कंसिडर कर लेंगे। अब मैं इसको किस तरह से इसके ऊपर एक्स एक्सिस को रखता हूँ, इधर देखें, इधर देखें। अब मैं यहाँ पर अगर इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है, अगर मैं इसको बिल्कुल इस तरह से रख दूँ, इसके पहले मैंने किस तरह से रखा था, इस तरह से रखा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से आपको क्लियरली यहाँ पर ये दें, ये आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ओरिजिन रखा था जिसको आपने इस तरह से रखा था, एक्स एक्सिस ये था आपके पास और वाई एक्सिस का ये था। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रख दूँ यहाँ पर, तो अब मेरे पास इस तरह से ये बनेगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है, ये आपके पास आ गया माइनस वाई, ये आपके पास आ गया प्लस वाई, और यही इसके ऊपर मेरे पास ये आ गया एक्स पॉजिटिव और माइनस एक्स है। अब ये देखें, अब ये जो वेक्टर ए यहाँ पर जो देखने में नजर आ रहा था दिखने में कि ये वाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर भी, अब ये ओनली किस में डिपेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, एक ही रेफरेंस पे जो है आपके पास डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि ये जो जितने भी लीनियर मोशन होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन के मोशंस होते हैं, वो इस लाइन में जा रहा हूँ या इस लाइन में जा रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सारे के सारे कौन से होते हैं, वन डिमेंशनल मोशन होते हैं। एक ही डिमेंशन पे क्या कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, यानी कि एक एक्सिस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो दोनों पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये जितने भी लीनियर मोशन है वो हमारे पास कौन से डिमेंशन के होते हैं, वन डिमेंशनल मोशन होते हैं। जैसे न्यूटन्स की जितनी इक्वेशंस हमारे पास है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू ए टी प्लस 1 और 2 हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर, जितने भी ये जो आपके पास इक्वेशंस है ऑफ मोशन है, ये सारी की सारी वन डिमेंशनल मोशन है। तो फिर टू डिमेंशनल मोशन क्या होता है, तो देखें टू डिमेंशनल मोशन बड़ी सिंपल बात है कि जितने भी हमारे पास ऐसे मोशन जो कर्व पाथ पे मूव कर रहे हो या सर्कुलर मोशन कर रहे हो या रोटेट कर रहे हो, जितने भी सारे मोशन होते हैं हमारे पास टू डिमेंशनल मोशन होते हैं। अब देखिए मैं ये सर्कल बनाया, अब कहीं पर भी मैं एक्सिस रख दूं, इधर रख दूं, तो ये इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी कर रहा है। अगर मैं इसी एक्सिस को थोड़ा सा मैं और किसी एंगल बनाकर रखूं, जैसे आपके पास इस तरह से है, मैं इसको इस तरह से रख दूं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वाई है, ये माइनस वाई है,
ठीक है, ये x आ गया, ये माइनस एक्स आ गया, तो अब ये देखें तब भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तब भी ये दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। जिस तरह मर्जी आप यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस को रख दें तो ये दोनों पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। तो इस तरह के जितने भी मोशंस होते हैं जो हमारे पास अदर देन लीनियर मोशंस होते हैं, कर्व पाथ में जो मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ये सारे कौन सा हमारे पास टू डिमेंशनली मोशन होते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन में क्या फर्क है। तो वन डायमेंशन मोशन के कौन से होते हैं, जितने भी लीनियर मोशन होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, वन डायमेंशनल मोशन होते हैं। और जितने भी हमारे पास अदर देन लीनियर यानी कर्व में होते हैं, रोटेशनल होते हैं, सर्कुलर मोशन होते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे पास टू डायमेंशन मोशन होते हैं, ठीक है। ये थ्री डायमेंशन भी होते हैं, उसमें हमारे पास जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाता है। बहरहाल तो अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक जो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारे पास होता है ये कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो अब आपको टू डायमेंशनल मोशन का समझ आ गया है कि टू डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। जो कर्व पाथ में मूव कर रहे हो या सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन कर रही है वो बॉडी अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अगर एक बॉडी को मैं कहीं पर थ्रो करता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इन सिंपल वर्ड, एक आसान वर्डिंग में हम इसको देखते हैं कि होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं। देखिए अगर मैंने इस मार्कर को थ्रो कर रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे और ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ये यहाँ से स्ट्रेट गया और उसी एंगल बिल्कुल स्ट्रेट आ गया, यानी कि 90 के एंगल में गया वो, यहाँ से इस सरफेस से 90 के एंगल में गया और बिल्कुल 90 के एंगल में वापस आ गया। तो ये कौन सा होता है, लीनियर मोशन। तो अदर देन 90, चाहे वो 89 का एंगल ही क्यों ना हो या 91 का एंगल क्यों ना हो, तो अदर देन 90 में क्या होगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि वो एक छोटा सा ऐसे कर्व बनाकर इस तरह से गिरेगा। अगर मैं अदर देन 90 फेंक रहा हूँ ऐसे जाकर इस तरह से आएगा आपके पास, ठीक है। अगर इस तरफ फेंक रहा है तो इस तरह से आएगा आपके पास। तो अदर देन 90 के एंगल यानी कि 90 से कम जो है आपके पास किसी भी एंगल में अगर आप उसको फेंक रहे हैं 90 से कम एंगल में, ठीक है, तो यानी 89 का एंगल बनाया तो ये ऐसे गिर जाएगा। अगर 89 से 70 का बना रहे हैं तो ऐसे जाएगा थोड़ा सा। अगर 45 का है तो मैक्सिमम इस तरह से जाएगा आपके पास, दूर जाएगा। तो जितने भी आपके पास मोशन हैं जो किसी बॉडी को अगर आप थ्रो करते हैं कि 90 के एंगल के अलावा आप उसको थ्रो करते हैं तो वो क्या बनाता है, एक कर्व बनाता है, ठीक है। तो वो एक कर्व बनाता है। उस तरह के जितने मोशन हैं उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी कि वो जिस तरह आपके डेली लाइफ में एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास, आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो वो एक ऐसे कर्व पाथ में मूव करता है। तो जितने ये सारे मोशंस हैं, मिजाइल्स ऐसे जाकर जब गिरते हैं इस तरह से प्लास्टिक मिजाइल्स जो होते हैं, तो ये सारे जितने भी मोशंस कर रहे हैं, कौन से मोशंस कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे होते हैं। ये नहीं कि अगर आपने किसी भी बॉडी को 90 के अलावा थ्रो कर रहे हैं, यानी 90 का मतलब ये है कि अगर हम इसको देखें ये आपके पास है, ये 90 एंगल आपके पास बन रहा है। अगर मैं इस एक बॉडी को इसके मैं थ्रो करूँगा 90 में तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा ऐसे। लेकिन अगर मैं 90 के अलावा जरा सा भी एंगल चेंज करता हूँ, ये वाला एंगल, तो इस तरह थ्रो करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, इस तरह से जाके गिर जाएगी आपके पास, ठीक है। तो या इस तरह से आपके पास आगे गिर जाएगी और अदर देन 90 फेंकेंगे इस तरह से आगे गिर जाएगी, इस तरह से आगे गिर जाएगी, दूर भी जा सकती है। तो ये जितने भी इस 90 के अलावा जितने भी एंगल में मैं उसको थ्रो करूंगा तो क्या बनाएगा, मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब देखें जैसे ये एयर में आती है बॉडी, इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करनी शुरू कर देती है और ग्रेविटी की फोर्स कहाँ पर एक्ट करती है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी की फोर्स एक्ट करती है और इस पॉइंट पे भी जी कांस्टेंट रहता है आपके पास, इस पॉइंट में भी जी कांस्टेंट है, इस पॉइंट में भी जी कांस्टेंट, हर पॉइंट में क्या है, जी कांस्टेंट है। अगर हम अर्थ के सरफेस के करीब रह रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, तो जी की जो है वो क्या वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो जब जी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पर लिख दिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी को जो एक्सेलरेशन पे एक्ट कर रहा है वो क्या रहेगा, थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक ही जैसा रहेगा इन टू डिमेंशनल मोशन में। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब ये तो हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब हम इसको स्टडी करते हैं, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं कि अगर एक बॉडी थ्रो की जाए तो उसके अंदर दो तरह की वेलोसिटीज एक्ट करने शुरू कर देती हैं। एक होती है इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक हमारे पास होती है वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी बेसिकली हम उसको देते नहीं है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते ही है जैसे ही वो बॉडी एयर में आती है तो उसके पास कौन सी रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी रहती है, ठीक है जी।
तो अब हम लोग जो आगे फर्दर स्टडी करते हैं इसमें। अच्छा, अब देखें, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल ये है कि मैं एक यहाँ से, ये आपके पास एक विंडो है, इस विंडो से आप एक बॉडी को थ्रो कर रहे हैं। इस बॉडी को आपने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, उसको आप कह लें वी एक्स कह लें उसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने इसको वेलोसिटी के साथ नीचे एक्स लिख लिया मैंने। अच्छा, अब इसको आपने हॉरिजॉन्टल में दे दी एक वेलोसिटी। जैसे ही ये बॉडी जो है ये इससे बाहर आएगी, यानी कि ये रूफ है, इससे एयर में आ जाएगी वेलोसिटी, साथ ही इसके ऊपर एक ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करनी शुरू कर देगी। जैसे ही आपने यहाँ से एक ये जगह, यहाँ से आपने एक बॉडी को थ्रो किया है इस तरफ, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से इधर आएगी, बिल्कुल एक सेकंड के बाद इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करनी शुरू हो जाएगी। जैसे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी के अंदर एक और वेलोसिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसको हम कहते हैं वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर जैसे ही बॉडी यहाँ से इस तरह मूव करेगी, इसके ऊपर एक और वेलोसिटी एक्ट करनी शुरू कर देगी, ठीक है। इस वेलोसिटी को हम कहेंगे वी वाई वेलोसिटी, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वर्टिकल, वो इसमें एक्ट करने शुरू हो जाएगा। तो अगर देखिए मेरे पास इक्वेशन मोशन जो है मेरे पास वी एफ क्या होता है, वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो इसको आप ना लिखें, तो वी एफ किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास ए, ठीक है। ए यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास एक्सलेरेशन ग्रेविटी, तो वी एफ जो होगा आपके पास ये बन जाएगा मेरे पास जी टी। अब देखें, जब एक सेकंड गुजरा है, 1 सेकंड गुजरा है, तो वी एफ किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू जी इंटू 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू जी। अब जब आपके पास टाइम जो हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा, तो वी एफ किसके बराबर आ जाएगा, जी इंटू 2 जी। तो वी एफ वेलोसिटी देखें कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, चेंज हो रही है। अगर मेरे पास टाइम 3 सेकंड हो गया, यानी 3 सेकंड गुजर गए, तो अब वी एफ देखें, वी एफ आ जाएगा आपके पास जी इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 जी। देखें वी एफ जो है कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ से बॉडी को थ्रो करूंगा आगे, 1 सेकंड बाद उसमें वेलोसिटी कितनी आएगी, जी। 2 सेकंड के बाद उसमें वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2g, फिर 3g एंड फिर 4g। तो नीचे वाली वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, आपके पास इंक्रीज कर रही है, लेकिन आपके पास vx क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों vx सेम रहेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है आपके पास, देखें वेलोसिटी एक ये आपके पास और एक ये वेलोसिटी आपके पास v y, ये वाली जो वेलोसिटी है ये ग्रेविटी की वजह से पैदा हो रही है, और ये वाली वेलोसिटी जो आपने इसको दी है वेलोसिटी। अब जैसे ही आपने यहाँ पर बॉडी को थ्रो किया है, तो वेलोसिटी ये वाला कंपोनेंट है ये इंक्रीज करनी शुरू हो गया ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी एक्ट करती है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 के एंगल में ग्रेविटी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है इसके ऊपर। तो अगर ग्रेविटी यहाँ पर 90 के एंगल में इस पर एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी इस डायरेक्शन में तो एक्ट कर ही नहीं रही, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल करें, तो फोर्स इस डायरेक्शन में कोई भी एक्ट नहीं कर रही इसमें। तो अगर फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, तो फिर एक्सीलरेशन क्या है इसमें, जीरो, और अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो फिर वेलोसिटी क्या रहेगी आपके पास, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पर तो ग्रेविटी इंक्रीज कर रही है जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि ग्रेविटी तो कांस्टेंट रही है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है आपके पास इस डायरेक्शन में, तो लिहाजा यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, लेकिन यहाँ की क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, और जहां पर फोर्स हो वहां पर एक्सेलरेशन होता है, और जहां पर एक्सेलरेशन हो इसका मतलब है वहां पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, और फोर्स नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर यहाँ पर का कंपोनेंट क्या रहेगा, थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा, इसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगी। चेंजेस कहां पर आएंगे आपके पास, सिर्फ इस कंपोनेंट में चेंज आएगी आपके पास। तो अब देखें चेंज आने से क्या होता है, बॉडी का मोशन कैसे चेंज होता है। अब आपने इसको थ्रो किया, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको थ्रो किया है, तो ये आपके पास यहाँ पर जी की फोर्स लग रही है। यहाँ पर जब फोर्स लगी तो ये जो है इसका कंपोनेंट ये, और इसका कंपोनेंट आपके पास आ गया ये, तो ये आपके पास जो हो गया रिजल्टेंट, ये जो आ गया आपके पास ये क्या बन गया, रिजल्टेंट। जब यहाँ पर पहुंचा तो टाइम पीरियड हो गया आपके पास 2 सेकेंड, और 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, वी एफ आपके 2g, तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट थोड़ा सा इससे डबल हो गया।
अब इस पॉइंट पे भी आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो रहेगा सेम, क्योंकि अभी मैंने बात कर दिया कि v जो x है वो आपके पास क्या रहेगा, थ्रू आउट दी मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी उतनी की उतनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी इन द x डायरेक्शन में। तो ये आपके पास सेम रहेगी। ये कितनी होगी आपके पास 2g होगी। अब इसका कंपोनेंट बनाए, इसका ये आपके पास रिजल्टेंट बनेगा ऐसे, ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट को हम v से कह लें, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, vy है। ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, vx है। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये वाली जो वेलोसिटी है इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे पहुंच के टाइम पीरियड आपके पास कितना हो गया, टाइम पीरियड आपके पास 3 सेकंड हो गया, ठीक है। टाइम आपके पास 3 सेकंड हो गया। और यहाँ पर vy आपके पास फिर कितनी हो जाएगी, यानी कि vy या vfy आप कह लें, ये आपके पास आ जाएगी 3g। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जाकर ये और इंक्रीज कर जाएगी आपके पास। ये तो उतनी की उतनी रहेगी आपके पास, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी। अब यहाँ पर जब मैं इसका कंपोनेंट रिजल्टेंट लूंगा तो ये आपके पास इसका रिजल्टेंट ये ऐसे आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। यहाँ पर आकर इस पॉइंट पे आकर ये आपके पास क्या है, vy है और ये आपके पास क्या है, vx, और ये इसका रिजल्टेंट v है आपके पास। अब यहाँ पर आकर ये और इंक्रीज कर गई आपके पास, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4g, ये कितनी हो गया आपका 4g। तो ये उतनी की उतनी सेम रहेगी आपके पास। और जब ये सेम रहेगी तो इसका अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का बनाता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर आपके पास और ज्यादा इंक्रीज कर गए और ये आपके पास उतने का उतना ही रह गया। और ये आपके पास यहाँ पर ये आपके पास इस तरह से ये बन गया। तो ये देखें, ये जो एक मोशन आपके पास एक कर्व पाथ में जो मोशन आपके पास बन रहा है, इसको जरा इस तरह, ये ठीक है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई vx और ये आपके पास vy और ये आपके पास जो होगा इसका रिजल्टेंट आ गया। और ये देखें कि ये आपके पास जो है ये एक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म बन गई, यानी कि कर्व पाथ आपके पास बन गया जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें दो वेलोसिटीज काम कर रही है, एक तो आपके पास vx वेलोसिटी है जो आपके पास थ्रू आउट द मोशन क्या रह रही है, सेम रह रही है। और जो दूसरी वेलोसिटी है जो आपके पास कंपोनेंट है वेलोसिटी का vy, जो ड्यू टू द ग्रेविटी इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे भी आकर एंड पे भी आपके पास vx कुछ ना कुछ रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। जबकि ये वाली जो वेलोसिटी है ये देखें आस्ता आस्ता जो यहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है टाइम के साथ खत्म होगा, यहाँ पर आकर आपका आस्ता आस्ता ये जो होगा कंपोनेंट जो होगा ये इसके करीब होता जाएगा और एंड पे आकर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो एक डायग्राम बनी है, एक मोशन की जो मेरे पास डायग्राम बनी है, ये इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इसके अंदर देखें, अगर मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एक्स डायरेक्शन में, यानी कि एक्स में ये मेरे पास कितना इसने हॉरिजॉन्टली कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है और वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, बड़ा सिंपल सा है ये। देखें हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास s इज इक्वल टू vt, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो x डायरेक्शन में है तो यहाँ पर x डायरेक्शन का ले लेंगे, यहाँ पर इंटू t कर लें, क्योंकि x डायरेक्शन में ओनली कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है, vx का कंपोनेंट वर्क कर रहा है मेरे पास, तो ये vx ले लिया मैंने। और यहाँ पर जो x डायरेक्शन है तो x को आप इस तरह से कर लें, तो x इज इक्वल टू vx इंटू टी, ये मेरे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने मेरे पास कवर किया उसको हम कहते हैं vx इंटू टी। अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ मैं, तो वर्टिकल के लिए देखें मेरे पास इक्वेशन होती है, अगर मैं इस वर्टिकल को मैं y का नाम दे देता हूँ तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t का उसके। अब वर्टिकली जो चीज एक्ट कर रही है ग्रेविटी, एक्सलेशन कौन सा एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी का आपके पास एक्सलेशन एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये आ गया आपके पास हाफ प्लस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी में इसका कंपोनेंट क्या आएगा आपके पास 0 होगा। यहाँ पर जब आपके पास इसने मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर आपके पास कौन सा कंपोनेंट है इसका, यहाँ पर आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर क्या है 0। ये तो जब आगे मूव किया तब आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी आई आपके पास, शुरू में यहाँ तक मैक्सिमम जो आपने इसका डिस्टेंस हाइट का निकालना है तो यहाँ पर तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है आपके पास 0, तो इसलिए फिर vi यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 0 आ जाएगा और s की जगह पे मैं इसको क्या कह देता हूँ y कह देता हूँ, तो y इज इक्वल टू 1/2
जी टी का स्क्वायर मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मैंने कैलकुलेट कर लिया और साथ में मैंने कौन सा कैलकुलेट कर दिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर दिए। दोनों इसके मैंने कंपोनेंट्स आपको कैलकुलेट कर दिए। और अगर इसका आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़ा सिंपल से है, अगर हम इसके रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो रिजल्टेंट के लिए देखें हम लोग, ये कोई भी एक ट्राइंगल ले लें यहाँ से, तो ये आपके पास क्या होता है, आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास कंपोनेंट है Vx और ये आपके पास कंपोनेंट है Vy वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और ये हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही है, और ये आपके पास क्या रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 की डिग्री बन रहा है, 90 के सामने में सेट क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास, अगर तो आप ये थीटा ले रहे हैं, ये वाला थीटा ले रहे हैं तो ये थीटा इक्वल होता है, अगर ये ले रहे हैं तो ये और ये इक्वल होता है आपके पास। तो आप देख लें कौन सा थीटा ले रहे हैं। अगर हम ये वाले थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है आपके पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या होती है आपके पास, बेस होती है आपके पास। ठीक है, तो ये डिपेंड कर आप थीटा कौन सा ले रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर जो है आपके पास Vx का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास Vy का स्क्वायर, और इसका क्या आ गया अंडर रूट, हाइपोटेनस क्या आ गया आपके पास वेलोसिटी। तो ये तो आ गया आपके पास वेलोसिटी का जो है आपके पास कंपोनेंट आ गया, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने इसका कोई एंगल फाइंड करना है, यानी कि आपने प्रोजेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या आपने इसके कंपोनेंट निकाल दिया और अगर आपने किस एंगल पे यानी कि मूव कर रहा है, थीटा अगर आपने फाइंड करना है तो tan जो है आपके पास यानी कि फाई आप किस तरह निकालेंगे, आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर, आपके पास क्या होता है बेस होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट कौन सा Vy है और बेस आपके पास क्या है Vx, ये आपके पास आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू दिस, और फाई की वैल्यू जो होगी आपके पास वो हो जाएगी tan इनवर्स Vy ओवर Vx। तो ये आपके पास मैं फाई यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। ये तो अभी हमने बात की है कि अगर आपके पास एक बॉडी यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो तब क्या मोशन होता है और तब किस तरह से आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट करता है। लेकिन अगर एक बॉडी, अगर आपने यहाँ से एक फुटबॉल को किक मारी और ये फुटबॉल इस तरह से जाकर मूव की है, तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम लोग इनके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं, ये अब हम देखते हैं इसके बाद।
ये देखेंगे अगर हमने एक फुटबॉल या कोई भी बॉडी को ज़मीन से यहाँ से हमने थ्रो किया और वो इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाकर यहाँ पर जाकर उठा किया, स्ट्राइक कर गया। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, तो यहाँ पर जिस एंगल से आपने इसको थ्रो किया होता है, जिस एंगल से, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और जितनी ये हाइट यानी कि मैक्सिमम हाइट यहां तक जा रहा है, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ये, तो इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तीसरी जो चीज होती है हमारे पास कि कितनी दूर जाकर गिरा, यानी कि रेंज उसकी क्या थी। आपने यहां से बॉल को थ्रो किया तो कितनी दूर जाकर वो गिर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी रेंज कहते हैं। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि कितना उसने जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी हो गया, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी हो गया, और कितने यहां से जब एक बॉडी चली है, यहां से आपने उसको किक किया है, यहां से वो यहां पर आके गिरी है, तो उसको कितना टाइम लगा है उसको मोशन को कवर करने में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक हो गया जी। तो यहाँ आपके पास हाइट आया था, मैक्सिमम हाइट h, मैक्सिमम हाइट आपके पास यहाँ पर जब आगे बॉडी गिरती है इसको हम r से कह देते हैं। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है हमारे पास? ये जो है आपके पास ये एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट आई थी, आपके पास कितनी दूर जाके गिरा, और ये जो एक कर्व उसने बनाया, ये पूरे का पूरा जो एक कर्व पाथ किया, यानी कि द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी या प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री। ठीक है जी। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज द ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब ये सारे हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से आप उसको थ्रो करवा रहे हैं। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम जितनी हाइट पे वो गया उसको हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन, कितनी दूर जाके वो गिरा, उसको हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन कहते हैं। और कितना टाइम उसको लिया अपनी डेस्टिनी में पहुंचने के लिए, जहां पर जाकर गिरा, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। अभी हमने इसकी तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। हम इसकी हाइट को भी कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन को भी कैलकुलेट करेंगे, और हम इसकी टाइम ऑफ द फ्लाइट को भी कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसकी जो है इक्वेशंस को फाइंड करते हैं। इन तीनों के जो फार्मूले हम ड्राइव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास ये मोशन हो रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन क्या है। अभी मैंने आपसे बात की थी कि देखें, ये आपके पास जो है Vx है, आपके पास ये Ix है, यानी कि Fx फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर जाकर आपके पास ये मैक्सिमम, यहाँ पर भी आपके पास जो है वेलोसिटी इतनी रहेगी, इस पॉइंट पे भी आपके पास वेलोसिटी इतनी रहेगी, जबकि यहाँ पर आपके पास जो होगी ये इंक्रीज करती जाएगी। आपके पास ये जो आपके पास Vfy है आपके पास, यानी कि वर्टिकल जो आपके पास वेलोसिटी है जो आपके पास आ रही है, वर्टिकल वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है, वो क्या कर रही है? यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी? मिनिमम, यानी कि जीरो हो जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम होगी, आस्ता 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 करते करते क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पर आके क्या हो जाएगी? आपके पास खत्म होती जाएगी, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर आके जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे जाके आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। उसके बाद जाकर फिर दोबारा इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी, आस्ते आस्ते ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा, और यहाँ पर आकर आपके पास क्या होती जाएगी? इसी तरह ही मैक्सिमम आपके पास जो होती जाएगी वो हो जाएगी। हिट होने से पहले आपके पास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। कौन सी? वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रूआउट द मोशन क्या रहेगी? आपके पास सेम रहेगी। जो आपने यहाँ पर Vix दी है, Vix cos थीटा, यानी कि इस कंपोनेंट में जो आपने इसकी वेलोसिटी दी है, वो ही उतनी की उतनी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? आपके पास सेम रहेगी थ्रूआउट द मोशन। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है, कि आपके पास Vix बराबर होगी Vfx के बराबर होगी, और विच इज इक्वल टू Vi cos ऑफ थीटा। cos थीटा कहाँ पर लेते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लेते हैं। ये हमने बात की हुई थी पहले भी, हमने पिछले लेक्चर्स में भी स्टडी किया है कि अगर आपके पास v का एक ये वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट्स हम लोग बनाते हैं। एक इसका वर्टिकल डायरेक्शन में और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। जो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करता है उसको हम कहते हैं Vx cos थीटा, और जो इसका वर्टिकली एक्ट करता है कंपोनेंट उसको हम कहते हैं Vy sin ऑफ थीटा। तो sin थीटा हमारे पास वर्टिकली एक्ट करता है कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल जो एक्ट करता है उसको हम कहते हैं cos थीटा। ये बेसिकली हमारे पास आए कहाँ से हैं?
ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से लिया हुआ है। जैसे बात कॉस थीटा है, कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास ये है, आपके पास ये v है आपके पास, और ये है आपके पास, ये आपके पास थीटा है अगर मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के सामने सेट क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाती है आपके पास? बेस। और ये क्या हो जाती है आपके पास? हाइपोटेन्यूज। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है, मेरे पास v है, तो इसका देखें हाइपोटेन्यूज को जैसे जाकर मल्टीप्लाई करें v cos थीटा, इधर आ जाएगा, और बेस में क्या आपके पास? vx कंपोनेंट। तो vx कंपोनेंट में मेरे पास क्या आ रहा है? v cos थीटा आ रहा होता है। बेस क्या है यहाँ पर? vx, यहाँ पर पुट के हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? v है, v को यहाँ पर रखा, v इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v cos थीटा vx, यानी कि x कंपोनेंट मेरे पास कौन सी वैल्यू आती है? cos थीटा आती है। और यहाँ पर अगर मैं sin थीटा लगाता हूँ, sin परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर में मेरे पास यहाँ पर vy है, तो ये vy ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है? v इज इक्वल टू sin थीटा। तो v यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा v sin थीटा इज इक्वल टू vy। तो y कंपोनेंट में मेरे पास कौन सा रेशियो यूज होती है? sin थीटा की, और हॉरिजॉन्टल मेरे पास कौन सा यूज होता है? cos थीटा की यूज होती है। तो अब यहाँ से हमने ये वैल्यू जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि vix और vfx दोनों क्या होंगे, यानी कि x डायरेक्शन में, और जो आपके पास जो है फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी जो है मेरे पास, दोनों क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, क्योंकि ये मैंने अभी बात की है कि ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द मोशन। चेंज कौन सा हो रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है? वेलोसिटी का सेम रहता है। तो लिहाजा इनिशियल जो होगा और फाइनल जो होगा वो दोनों क्या रहेंगे आपके पास? सेम रहेंगे। किसके बराबर रहेगा? vi cos थीटा के इक्वल रहेगा आपके पास। ठीक है, अब हम इसके फाइनल जो है y कंपोनेंट्स के निकाल लेते हैं वेलोसिटीज। तो y कंपोनेंट्स की वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें y कंपोनेंट में देखें आपके पास यहाँ पर आ रहा है vi, और यहाँ पर जाकर आपके पास फाइनल आ जाता है, आगे जाकर आपके पास vfy आ रहा है आपके पास। कोई भी मैं डायरेक्शन यहाँ पर ले लें, बात कर लें, या कहीं पर भी जाकर बात कर लें, तो vfy आपके पास जो आता है, तो vf y आपने अगर निकालना है तो आपका ऐसे निकालेंगे, आपके पास क्या होता है? v i y प्लस आपके पास क्या आ जाता है? a t। ठीक है, ये इक्वेशन मोशन है, v f इज इक्वल टू v i प्लस a t। ये वाली मैंने क्या लिखी है? इक्वेशन मोशन लिखी है यहाँ पर। अब v i y अभी मैंने यहाँ पर फाइंड किया था, v i y किसके बराबर होता है? v i sin थीटा के इक्वल होता है। तो v i y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? v f y आ जाएगा, विच इज इक्वल टू v i sin ऑफ थीटा। और अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी, तो ग्रेविटी की फोर्स कहाँ पर लग रही है? नीचे की तरफ, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो फिर हम यहाँ पर प्लस और इसको माइनस जी ले लेते हैं और साथ में टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वी एफ वाई का कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये जो आपके पास कंपोनेंट आएगा, ये आपके पास जो वेलोसिटी आएगी, ये कौन सी आएगी? आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी। और ये आपके पास कौन सी आएगी? ये हॉरिजॉन्टल। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल में रहेगी वो सेम रहेगी, विच इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। और जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वो आपके पास किस फॉर्मूले से आएगी? वी आई साइन थीटा माइनस जी टी के फॉर्मूले से आएगी। ठीक हो गया। अब हम लोग इसमें फर्दर आगे चलते हैं। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसके 3 डिफरेंट कैलकुलेशन, यानी कि हमारे पास इसकी हाइट को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इसके टाइम को कैलकुलेट करते हैं, और एट द एंड हम इसके रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन को कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों की डेरिवेशन हम सेपरेटली करते हैं। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हम कैसे फाइंड करते हैं? अब हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं इसकी हाइट। ठीक हो गया जी। लें, ये देखें, ये आपके पास है, यहाँ से आपके पास यहाँ पर एक बॉडी आगे मेरी, इसने प्रोजेक्टाइल मोशन की है, तो मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट क्या है? अगर मैं इसकी पूरी भी लेता हूँ, आपके पास ये
मोशन लेता हूँ तो मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचता है, इससे ऊपर तो नहीं जा रहा। तो ये जो होगी ये मेरे पास क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, इसको मैं कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम हाइट में देखें आपके पास, देखें अब मैक्सिमम हाइट पे जाकर जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है F5 वो क्या होती है आपके पास, जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर हमने अभी ड्रॉ भी की थी डायग्राम कि जब यहाँ पर आपके पास होता है इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो क्या कर रही होती है आपके पास, इंक्रीज कर रही होती है। और यहाँ पर जो आपकी ये तो सेम रहेगी हॉरिजॉन्टल, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास है। फिर यहाँ पर आपके पास क्या होता जाता है, शुरू में मैक्सिमम होती है आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी, जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है, जब आप किसी भी बॉल को यहाँ से थ्रो करते हैं तो आप पूरी फोर्स लगाकर उसको थ्रो करते हैं, तो वहाँ पर उस पॉइंट पे आपके पास जो वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी होती है, वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। और हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगी सेम थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पर जाकर फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे ऊपर जाता है तो आपके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आपके पास वर्टिकल जो होती है वेलोसिटी आपके पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और एक जो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचता है वहां पर जाकर आपके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो VFY जो होगी एट द मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। तो आपके पास जो, लेकिन जैसे आप इसकी हाइट को अचीव कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहे हैं, उसके पास कौन सा दूसरा कॉम्पोनेंट है, VIY, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का भी कॉम्पोनेंट है इसके पास। तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी है इन वर्टिकल डायरेक्शन वो किसके बराबर होती है, VI sin थीटा के बराबर होती है आपके पास। तो अब मेरे पास ये दोनों चीजें हैं, तो दोनों ऐसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा जिसमें ये वाला कंपोनेंट भी आता हो मेरे पास और ये वाला कंपोनेंट भी आता हो। तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको VIY ले लूं तो ये मेरे पास आ जाता है। एक्सेलरेशन हाइट पे जा रही है बॉडी, तो इसमें एक्सेलरेशन ग्रेविटी का लगेगा, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, माइनस जी के, क्योंकि यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है और ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। बॉडी अबव जा रही है, ग्रेविटी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसलिए हम माइनस जी लेंगे, यानी कि नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस जी, और डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट है, इसको हमने h का हुआ है, तो इसको आप साथ डिस्टेंस को h कह लें, विच इज इक्वल टू VF का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको जीरो हो जाएगा, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, VI sin थीटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2GH इज इक्वल टू माइनस इसका स्क्वायर लें, ये आ जाएगा VI स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट जो होगी आपके पास वो आ जाएगी, मैक्सिमम जो हाइट आएगी आपके पास विच इज इक्वल टू आपके पास VI स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2G। तो ये आपके पास जो फार्मूला आएगा ये आएगा मैक्सिमम हाइट का, इसको H मैक्सिमम कह लें, कैपिटल H मैक्सिमम कह लें, ये आप देख लेंगे जो सा भी आपको सूटेबल हो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हाइट जो मैक्सिमम होगी आपके पास क्या होगा, VI स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 ओवर 2G। तो ये हमने इसकी हाइट कैलकुलेट कर ली है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक साइड पे, क्योंकि हमें इसको आगे जरूरत पड़ सकती है हमें। मैक्सिमम विच इज इक्वल टू VI स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2G, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई हमारे पास, हमने इसकी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, हम इसकी टाइम ऑफ द फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ द फ्लाइट को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ द फ्लाइट, अब हम लोग कैलकुलेट करने लगे टाइम ऑफ फ्लाइट। देखें टाइम ऑफ द फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ द फ्लाइट डिपेंड कर रहा है इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर। क्यों को वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको बॉल को यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ तो जितना मैं ऊंचा थ्रो करूंगा बॉल को उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा नीचे आने में, जितना नीचे थ्रो करूंगा, अगर एक मैंने मार्कर को यहाँ पर ऐसे थ्रो किया है यहाँ पर तो ये टाइम कम लगेगा इसका यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इसको काफी ऊंचा फेंक दूँ, काफी दूर से ही वापस आ रहा है तो उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा आते हुए। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंड कर रहा है इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो टाइम जो हमारे पास, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर मेरे पास एक बॉडी मैं यहाँ से इधर थ्रो करता हूँ और वापस यहाँ पर आ जाता है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आपके पास, जीरो, क्योंकि एक बॉडी को आपने यहाँ से थ्रो किया और यहाँ से वापस आ गया इधर, तो यहाँ पर आकर डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। लेकिन इसको जाते हुए और आते हुए टाइम तो लगा ना इसको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आपके पास जो होगा डिस्टेंस जीरो आएगा आपके पास, एस क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा आपके पास। ठीक है,
और इसका जो आपके पास कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा आपके पास, वी आई वाई आएगा, विच इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल का तो लिंक नहीं है इसके साथ। और आपके पास फिर इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। जी इसके ऊपर ग्रेविटी की लगेगी वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा 0, और जी के साथ क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी, तो आपका जी जो होगा आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा आपके पास। तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 1/2 जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। ठीक हो गया। तो यहां से अब आपके पास इस टी को इस टी से आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन थीटा, और जी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टी विच इज स्मॉल टी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम कैपिटल टी के फॉर्म में लिखें तो टी इज इक्वल टू आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये फार्मूला मेरे पास आ गया टाइम ऑफ द फ्लाइट का फार्मूला आ गया। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस हमारे पास इसलिए 0 आ गया, बॉडी जो ऊपर जाती है तो उसी वापस आ जाएगी, उसने आगे का कोई डिस्टेंस तो कवर किया जाए नहीं है, वहीं पर आगे है आपके पास, तो एस क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। आई वाई कंपोनेंट इसलिए लेंगे क्योंकि ऊंचाई से हमें जितना ऊंचा बॉडी जाएगी, जितना भी दूर ऊंचाई में मूव करेगी वो टाइम पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा दूर जाएगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा उसको, जितना करीब जाएगा उतना टाइम कम लगेगा। तो इसमें फिर हमारे पास कौन सा कंपोनेंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वी आई साइन ऑफ थीटा डिपेंड करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा वेलोसिटी के। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at का स्क्वायर। a यहां पर ड्यू टू द ग्रेविटी एक्सलेशन लग रहा है, ऊपर की तरफ जब बॉडी मूव कर रही है तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लेंगे यहां पर। तो vi sin थीटा आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है जो वर्टिकल की थी, और साथ t को मल्टीप्लाई हो गया माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये वाली टर्म पूरी माइनस उधर जाके क्या कर दी, प्लस कर दी, इक्वल को इस तरफ ले गए। तो आपके पास यहाँ से 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, जी इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे आके डिवाइड कर दिया, तो 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी जो होगा आपके पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी आपके पास 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब हम चलते हैं रेंज ऑफ द फ्लाइट की तरफ के, कितनी दूर जाके बॉडी गिरती है, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करती है बॉडी, हम उसकी कैलकुलेशन को जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है जी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ द फ्लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से हम लोग इसको देख लें कि किस तरह से हम लोग रेंज के बाद स्टडी करते हैं। रेंज देखें, पहली बात तो यह है कि रेंज का मतलब यह है कि कितनी दूर जाके बॉडी गिरी है। तो चाहे वो देखें आपके पास ये है, चाहे वो यहाँ से इधर आके गिर जाए, चाहे वो इस तरह से गिर जाए, चाहे वो इधर जाकर ऐसे गिर जाए, तो वो इस कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। हॉरिजॉन्टली उसने दूर जाके गिना ना, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के कितना उसने कवर किया, हमें इससे लिंक नहीं है कि वो कितना ऊंचा गई है और कितना नीचे, यानी कि उसका कितनी ऊंचाई तक मोशन किया है नहीं किया, उससे हमें कोई लिंक नहीं है, हमें लिंक है वो कितनी दूर जाके गिरी है। तो ये यहाँ पर कितना दूर जाके वो गिरी है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो डिस्टेंस हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, s इज इक्वल टू v इंटू टी आपके पास होता है, ये कौन सा था, vx हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो vx की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी वो किसके बराबर थी, vi cos ऑफ थीटा के बराबर थी आपके पास। ठीक है, तो ये इसको मैं कैपिटल R का नाम देता हूँ, रेंज इज इक्वल टू vx की वैल्यू पुट करें vi cos ऑफ थीटा, और टाइम की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी, यहां से, तो टाइम की वैल्यू आपके पास ये है विच इज इक्वल टू 2 vi sin थीटा ओवर g। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, टाइम की आ गई, तो इसको आप स्मॉल t लिख लें टाइम। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई टाइम की वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू मैंने यहां से इधर पुट कर दी है और ये vx की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास बनता है vi इधर है और vi इधर है, आपका vi इंटू vi का स्क्वायर हो गया आपके पास, और आपके पास ये 2 sin थीटा cos थीटा आ गया ओवर g आ गया विच इज इक्वल टू रेंज।
एक रेंज का फार्मूला आपके पास ये बन गया, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक आपके पास और रेंज का फार्मूला है, वो क्या है आपके पास फार्मूला, वो हम ड्राइव कर लेते हैं यहाँ से। एक ट्रिगोनोमेट्री का हमारे पास फार्मूला होता है, उसको हम अगर लगाएं तो 2 sin थीटा cos थीटा हमारे पास बराबर हो जाता है sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो sin 2 थीटा के बराबर ये होता है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो फिर मेरे पास आ जाएगा vi² sin 2 थीटा ओवर जी। तो एक फार्मूला मेरे पास रेंज का ये आ जाता है। ये मेरे पास दो फार्मूले रेंज के बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला यहाँ से कैसे बना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। जिस रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। साइन जो होता है हमारे पास जो होता है 2 थीटा इक्वल होता है आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा के। देखें इसकी ये वाली साइड लें 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos, दोनों सेम है, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर आप देखें ये 2 sin थीटा cos थीटा बन गया मेरे पास, दोनों को अगर मैंने ऐड किया, जब मैंने दोनों को ऐड किया ये बन गया। तो इसको देखें, इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन जो होता है थीटा, ठीक है, cos जो है वो मेरे पास 5 प्लस cos थीटा sin 5 बराबर होता है मेरे पास sin थीटा प्लस 5, ये वाला फार्मूला, यानी कि a प्लस बी और के थ्रू भी आप लिख सकते हैं इसको। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर कि ये थीटा और ये फाइ, ये थीटा और ये फाइ दोनों यहाँ पर सेम है, दोनों में क्या आ रहा है मेरे पास थीटा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि फाइ बराबर है किसके, थीटा के। और अगर फाइ बराबर है थीटा के तो इसका मतलब है यहाँ पर फिर बन गया मेरे पास थीटा प्लस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर आ गया मेरे पास, sin 2 थीटा के बराबर आ गया। तो ये मैंने यहाँ पर यूज किया 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर आ गया मेरे पास, sin 2 थीटा के बराबर आ गया। तो ये मेरे पास रेंज के दो फार्मूले यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए हैं। अब रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि रेंज कब मैक्सिमम होती है हमारे पास, ठीक है, और कौन से दो ऐसे एंगल से मैं बॉडी को थ्रो करूंगा तो मेरे पास सेम रेंज आ जाए, एंगल डिफरेंट हो लेकिन रेंज क्या है मेरे पास सेम है दोनों के पास। तो किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, देखें रेंज कब मैक्सिमम होती है। देखें आपके पास रेंज जो होती है वो मैक्सिमम कब होती है, ठीक है। रेंज तब मैक्सिमम होगी जब आपके पास जो साइन होगा थीटा वो क्या होगा मैक्सिमम, और साइन मैक्सिमम कब होता है 90 पे, विच इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास जो फार्मूला है वो है vi² sin 2 थीटा ओवर जी। आप देखें 2 थीटा, यहां पर मुझे क्या चाहिए 90 चाहिए, तो थीटा मैं क्या लूंगा, फिर मैं थीटा यहां पर लूंगा 45 डिग्री। तो जब मैं थीटा 45 लूंगा 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास किससे 45, यानी कि मैं एक बॉडी को 45 के एंगल में थ्रो करूंगा तो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा अगर मैं 45 के एंगल पे थ्रो करता हूं उसको, ठीक है। तो यहां पर मैंने लगाया vi² sin 2 45 ओवर जी, और विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया vi² sin 90 ओवर जी, और sin 90 क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया vi² ओवर जी, यानी कि रेंज मैक्सिमम कब होगी जब मैं किसी भी बॉडी को 45 के एंगल से थ्रो करूंगा, तो मेरे पास रेंज क्या आएगी मैक्सिमम रेंज आएगी मेरे पास, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बनता है आपके इसके रेंज कब मैक्सिमम होती है आपके पास। और दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन बनता है वो आपके पास बनता है, अच्छा तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं कि देखें रेंज का फार्मूला भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले आए थे, vi² आपके पास आया था sin 2 थीटा ओवर जी, और रेंज का फार्मूला आया था vi² 2 sin थीटा cos थीटा ओवर जी। ये हमारे पास दो फार्मूले आए थे। अच्छा ये तो हमने फार्मूले। अब देखें अगर मेरे पास एक बॉडी को मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ और वो यहाँ पर जाके गिरा, ये एक एंगल लिया मैंने, ठीक है, इसके साथ ये थीटा है, लेकिन एक मैंने ये थ्रो किया और तब भी वो यहाँ पर जाके गिरा। अब ये जो दो एंगल हैं, ये जो दो एंगल हैं, ये कौन कौन से एंगल से मैं एक बॉडी को थ्रो करूंगा कि दोनों की रेंज क्या हो मेरे पास सेम हो, एंगल दोनों के डिफरेंट है।
लेकिन दोनों डिफरेंट एंगल से अगर मैंने बॉडी को थ्रो किया तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, रेंज मेरे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऐसे किस तरह से हमें पता लगे, इसका बड़ा सिंपल सा एक रूल है आपके पास कि आपने जो रेंज न्यू निकालनी है वो आपने क्या करना है, आपने रेंज जो दी होगी उसने 90 माइनस थीटा कर देना है। क्या करते हैं हमने 90 में से उस थीटा को माइनस कर देना है। सपोज करें कि अगर मेरे पास ये 60 के एंगल से जाकर गिर रही है, ठीक है, और अब वो कहता है कि थीटा 2 फाइंड करें किस एंगल से मैं फेंकूं तो मेरे पास सेम इसी जगह पे जाकर वो इस तरह से गिरे। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, थीटा 2 फाइंड करना है आपने, तो यहाँ पर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दें जो थीटा 1 दिया उसने, तो वो विच इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है 90 माइनस क्या आ गया, थीटा 1 कितना है आपके पास 60 जो उसने दिया होगा, 90 में से क्या कर दिया 60 को माइनस, तो आपके पास क्या आ गया 30। तो इसका मतलब ये है कि 30 के एंगल से मैं इसको दोबारा थ्रो करूंगा तो मेरे पास सेम रेंज बनेगी। तो दूसरा एंगल क्या आ गया 30, तो इसका मतलब मेरे पास पेयर बन गया 60 और 30 का। इन दोनों एंगल से अगर मैं दोनों से फेंकूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दोनों की रेंज क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। इसलिए और भी हम ले सकते हैं एंगल, जरूरी नहीं है कि 30 और 60 लें हम लोग, हमारे पास यहाँ पर आ सकता है 40। अगर मैंने 40 से फेंका तो दूसरा क्या है मेरे पास 50, क्योंकि 50 प्लस 40 कितना होता है 90, 60 प्लस 30 कितना होता है 90। तो इन दो एंगल से अगर मैं फेंकूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हम दो कौन से एंगल से फेंकते हैं तो हमारे पास आ जाती है। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, हम इस फॉर्मूला में लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट इसमें से क्या करेंगे 90 में से इसको माइनस कर देंगे उस एंगल को जो उन्होंने दिया होगा, जो सा भी एक है। और अगर चेक करना हो तो हम दो पेयर का सम देखेंगे, जिसका 90 बन रहा होगा वो हमारे पास पेयर क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इससे थीटा से ज्यादा भी हो सकता है, तो क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ही 90 साइन की जो 90 होती है, तो उसके अंदर साइन की कोई भी वैल्यू हमारे पास आ सकती है। वो मैक्सिमम अगर हम लेते हैं 90 से ऊपर भी लेते हैं तो 90 से जब हम उसका साइन लेंगे तो वो हमारे पास 1 से कम नहीं आएगा आपके पास, तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन के 1 होती है आपके पास। ठीक हो गया, तो ये रेंज की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली हमने, ये भी फाइंड कर लिया। और एक तीसरी चीज है कि जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस एंगल में हमारे पास जो रेंज होती है, रेंज और हाइट क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। यानी कि आपने इतना ऊंचा फेंका है, ये वाला डिस्टेंस जो है आपके पास h और ये वाला डिस्टेंस r, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। रेंज जितनी दूर जाके गिरा वो जितने डिस्टेंस से, और जितनी हाइट उसने किया दोनों सेम हो आपके पास, वो कब कैसे पता लगेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। हम हाइट का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है 2vi साइन थीटा ओवर आपके पास नहीं, ये तो हमने रेंज का फॉर्मूला लेना है, तो रेंज का फॉर्मूला हम लेंगे यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लेंगे, हम रेंज का फॉर्मूला लेंगे ये वाला vi स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा ओवर g, ये वाला रेंज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और यहाँ पर हम हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं, g इस g से कैंसिल हो गया आपके पास, vi स्क्वायर इस vi स्क्वायर से कैंसिल हो गया आपके पास, साइन थीटा जो हो गया आपका इस एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके बच के गए 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। ठीक हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 4, और cos इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक हो गया, तो साइन ओवर cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो tan इनवर्स जो होगा आप 4 ले लेंगे, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्री या 75 अप्रोक्सीमेटली या 76 डिग्री के करीब आंसर आता है। तो 76 के करीब अगर आप इस बॉडी को थ्रो करते हैं, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं विद एंगल ऑफ 76 के करीब, तो आपके पास दोनों की जो होती है हाइट भी उतनी हो जाती है, डिस्टेंस में जाती है, और जितनी रेंज दोनों की वाली क्या होती है आपके पास सेम हो जाती है अगर हम इस एंगल से इसको थ्रो करते हैं। तो ये हमने स्टडी कर लिया अब कि हमारे पास 3 क्वेश्चन हमने रेंज के बारे में स्टडी किए। एक, रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब हम 45 के एंगल से थ्रो करते हैं। दूसरा हमने किया कि कौन से दो एंगल्स में हमारे पास सेम रेंज आती है, वो हम पेयर्स बना लेते हैं, 90 का सम होना चाहिए आपके पास। और तीसरा कि कौन से ऐसे एंगल से हम फेंकेंगे उसको कि आपके पास रेंज और हाइट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये 3 पार्ट हमने रेंज के बारे में स्टडी किए हैं।
ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ सपोजिशंस भी करते हैं। एक हमारे पास होता है कि अगर हमने मज़ाइल बैलिस्टिक मज़ाइल लिया है तो उसमें हम लोग इस बात का देखते हैं कि हमारे पास जो सरफेस ऑफ द अर्थ वो फ्लैट होना चाहिए। दो तरह के हो सकते हैं ना, कंसिडर किया जाता है। एक फ्लैट सरफेस थ्योरी है आपके पास और एक स्फेरिकल सरफेस थ्योरी है। तो अगर देखें हमारे पास फ्लैट सरफेस थ्योरी होती है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग ये सपोज करते हैं जो आपके पास फ्लैट सरफेस थ्योरी है उसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। रेंज क्या होती है आपके पास? शॉर्ट, नंबर वन। फ्रिक्शन जो होती है आपके पास, रेजिस्टेंस जो होती है वो अप्रोक्सीमेट जो होती है जीरो होती है। दूसरा सपोजिशन ये होता है। तीसरा हम लोग ये बात करते हैं कि ये आपका शॉर्ट रेंज होता है, फ्रिक्शन जीरो होती है, और ये जो पाथ बनाता है वो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक जो होता है आपके पास पाथ बनाता है, ठीक है। ट्रेजेक्टरी जो उसकी होती है, वो शेप जो होती है वो हमारे पास पैराबोलिक होती है आपके पास। लेकिन अगर हम इसको स्फेरिकल यानी कि स्फेरिकल जो है आपके पास कंसिडर करते हैं अर्थ को, तो आपके पास रेंज जो होती है वो कौन सी हो जाती है आपके पास? रेंज लॉन्ग रेंज के होते हैं आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके अलावा फ्रिक्शन को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, हम फ्रिक्शन हमारे पास मौजूद होती है इसमें, ठीक है। और तीसरा ये इलिप्स बनाता है हमारे पास। इलिप्स इसकी जो शेप होती है हमारे पास कौन सी होती है? हमारे पास इलिप्टिकल शेप बनाता है ये हमारे पास, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो ये दो हमारे पास हम लोगों ने इसमें थ्योरीज है हमारे पास, एक फ्लैट सरफेस है और थ्योरी, और एक हमारे पास कौन सी है कि दूसरी जो हमारे पास होती है स्फेरिकल अर्थ सरफेस की थ्योरी होती है, जो हम दो तरह से हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हम आगे बैलिस्टिक मज़ाहिर में इसको हम देखेंगे। तो दोबारा मैं थोड़ा सा एक जो है जल्दी जल्दी यानी कि थोड़े से टाइम में आपको दोबारा ट्रीट कर देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है हमारे पास? ये 2 डिमेंशनल मोशन होता है। डिमेंशन मैंने आपको बता दी, 1 डिमेंशन न्यूटन की जितनी इक्वेशंस थी 1 डिमेंशन थी। 2 डिमेंशनल मोशन जितने कर्व इक्वेशंस होती हैं, कर्व मोशन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? 2 डिमेंशनल मोशन कहते हैं। अंडर द कांस्टेंट एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का उसके ऊपर एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। और एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हमारे पास जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होती है एक्स कंपोनेंट में जो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है। तो वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है उसकी वेलोसिटी हमें थ्रू आउट द चेंज होती है हमारे पास। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर अंडर रूट, हमारे पास का आंसर आया था। tan थीटा निकाला था। उसके बाद हमने इसकी स्टडी किया था, इसकी डिफरेंट पार्ट्स को किया था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, जिस एंगल से हम उसको थ्रो करते हैं। हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट जो होती है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन का मतलब होता है कितनी दूर जाके वो गिरा है। हमारे पास टाइम ऑफ द फ्लाइट का मतलब ये होता है कि कितनी देर तक उसने फ्लाइट की है, इसको हम टाइम ऑफ द फ्लाइट भी कहते हैं। तो उसके बाद हमने इनकी डिफरेंट की वैल्यूज कैलकुलेट की थी। हाइट, मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट की थी बाय टेकिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर लेकर। उसके बाद हमने उसमें vf y जो था हमारे पास कंपोनेंट जीरो था, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था हमारे पास, और 2g वहां से हमारे पास आगे हाइट हमने निकाल ली थी। टाइम हमने कैलकुलेट किया था। टाइम को हमने जो कैलकुलेट किया था वो हमने किया था कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। g यानी कि आपका ड्यू टू ग्रेविटी के पास कर रहा था, उसमें हमारे पास जो s था वो जीरो हो गया था, क्योंकि वापस उसी जगह पे आना था तो डिस्प्लेसमेंट हम जीरो लेते हैं उसमें। उसके बाद हमने रेंज की कैलकुलेट की थी, रेंज कितनी दूर जाके बॉडी गिरती है वो हमने s इज इक्वल टू vt के फार्मूले से, यहाँ vx इंटू t के फार्मूले से हमने इसको कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने रेंज के 3 चीज़ों को स्टडी किया। एक हमने मैक्सिमम रेंज कब होती है 45 के डिग्री में। उसके बाद हमने देखा था कि कौन से 2 पेयर होते हैं जिसमें रेंज सेम रहती है, आपका 2 डिफरेंट एंगल से आप बॉडी को थ्रो करते हैं तो रेंज क्या आती है? इक्वल आती है। और लास्ट में हमने जो स्टडी किया था कि रेंज और हाइट कब इक्वल हो जाते हैं, कौन से ऐसे एंगल से हम बॉडी को थ्रो करेंगे रेंज और हाइट क्या हो जाए हमारे पास इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये आज हमने जो स्टडी किया प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके पास। हम कोई बॉल को थ्रो करते हैं, हम खेलते हैं डेली लाइफ में, स्पोर्ट्स आप देखते हैं, फुटबॉल का मैच है, क्रिकेट का मैच है, कहीं पर भी हम लोग थ्रो करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है। और अगर हम डिस्ट्रक्टिव वे में देखा जाए तो हम मिसाइल्स टेस्ट करते हैं, और मिसाइल को अगर हम किसी भी जगह पे हम चलाना हो तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू हम उसको देखते हैं। इसलिए इसके अलावा हम इसमें बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने एक अगर टैंक है कोई पानी का, उसके अंदर से अगर हम एक सुराख करते हैं, वहाँ से जो पानी इस तरह से गिरता है वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट करता है। हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आता है माइंड में, वो ये है कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों सेम है? तो
तो इसका आंसर है दोनों डिफरेंट मोशन होते हैं। सर्कुलर मोशन इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन भी देख लें आप। देखें कि सर्कुलर मोशन में ये आपके पास एक बॉडी थी, इस तरह से जा रही थी, ठीक है, ये आपके पास बॉडी है ये, तो एक्सेलरेशन क्या कहाँ पर लगता है, इसके बिल्कुल आपके पास ये बॉडी है, एक्सेलरेशन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है 90 के एंगल पे यहाँ पर। तो बॉडी क्या कर देती है, यहाँ से इस तरह मूव कर देती है, यहाँ से फिर 90 के एंगल में लगता है बॉडी इस तरह मूव कर देती है, यहाँ से फिर 90 के एंगल में लगता है बॉडी इस तरह मूव कर देती है, 90 के एंगल में लगता है बॉडी इस तरह मूव कर देती है, एक्सेलरेशन 90 के एंगल में बॉडी है। तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या रहता है, वेलोसिटी की क्या रहता है आपके पास, परपेंडिकुलर रहता है। तो थ्रू आउट जो आपके पास जो मोशन हो रहा था सर्कुलर मोशन, उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है। क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है, वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, यानी कि सेंटर में। और क्या होता है आपके पास, वो परपेंडिकुलर होता है किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी की क्या रहता है, ये परपेंडिकुलर होता है। एक तो ये बात है, ठीक है। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, आप देखें कि जब आपके पास यहाँ से आपने बॉडी को इस तरह से थ्रो किया था, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी ये थी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन था ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास। तो ये वेलोसिटी क्या थी आपके पास, यहाँ पर थी। यहाँ पर जाकर आपके पास वेलोसिटी इधर ही रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर ये रिजल्टेंट आपके वेलोसिटी बन रही थी इसके, ठीक है। यहाँ पर देखें ये रिजल्टेंट था आपके पास, ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी थी आपके पास। यहाँ पर एक्सेलरेशन का एंगल क्या है, ये थीटा। यहाँ पर जाकर आपके पास एक्सेलरेशन ये बन गया था और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई थी, ये थीटा बन गया। थीटा क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज। यहाँ पर जाकर आपके पास ये और इंक्रीज कर गई थी, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर देखें थीटा क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली एंगल क्या हो रहा है, वेलोसिटी के चेंज हो रहा है। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसके साथ जो एंगल है आपका, जो थीटा बना रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपके पास। जबकि सर्कुलर मोशन में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ जो आपके पास थीटा बनता था एक्सेलरेशन का, वो क्या बनता था, हमेशा 90 का बनता है। यहाँ पर कौन सा बनता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है आपके पास। तो इसलिए सर्कुलर मोशन जो होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है, ठीक है जी। तो ये आज हमने जो स्टडी किया प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे फर्दर इसके डिफरेंट जो है सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन फिर क्या होता है और उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी एंगुलर जो वैल्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी। थैंक यू।